हम लोगों को इस देश में किसी प्रकार का कोई फायदा होने वाला नहीं। हजारों साल तक इस देश में ब्राह्मणों का हमारे ऊपर वर्चस्व रहा और उनकी गुलामी हम लोग ढोते रहे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो मूल निवासी था और उनका आखिरी साम्राज्य का सम्राट बृहदत्त मौर्य हमारा था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। वो हमारे लोगों का साम्राज्य था और वो साम्राज्य वहाँ अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। आज भी वो भारत का नक्शा उपलब्ध है। तो हमारे लोगों का, मूल निवासियों का राज था। उस सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो ब्राह्मण था, तब से लेकर ईसा पूर्व यानी ईसा का जन्म होने के 185 साल पहले ये घटना घटित हुई और तब से लेकर अब तक हम लोगों पर ये ब्राह्मणों का वर्चस्व चल रहा था और उसमें सारे कानून जो ब्राह्मणों ने बनाए थे, उस कानून के तहत हमारे लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इस देश में संविधान लागू किया गया और उस संविधान के बदौलत हम लोगों को अधिकार मिले। नहीं तो हमको शिक्षा का अधिकार नहीं था। अभी आप लोग में से कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए और उनके बच्चे भी आने वाले समय में पढ़ रहे हैं। संपत्ति रखने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था, वो अधिकार भी बहाल हो गया। शस्त्र धारण करने का अधिकार भी हमारे लोगों के पास था, उसे खत्म कर दिया गया था। आज अगर आप जिलाधिकारी को बंदूक का लाइसेंस मांगते हो तो आपको मिल जाएगा, आज संविधान के अनुसार, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार। और आप अपने घर में अपने डिफेंस के लिए अगर मान लो तलवार बनाकर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और विजयादशमी के दिन हमारे पुरखे हथियारों की विजय, हथियारों का वो शस्त्र पूजन करते थे और विजयादशमी का त्यौहार अशोका ने शुरू किया था। आज भी विजयादशमी का दिन मनाया जाता है, हाँ आज भी मनाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। मतलब वो हमारा भारत के मूल निवासियों का विजय गाथा है, उसका नाम ही है, विजय शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो हथियार रखने का अधिकार खत्म कर दिया गया था। वो अभी हमारे पास 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के बाद हमें वो अधिकार प्राप्त हुआ, मगर बीच के पीरियड में हजारों साल तक ये अधिकार से हम लोगों को ब्राह्मणों ने वंचित कर दिया था। वो संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू कर दिया, वो सारे अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू कर दिए, मगर जो आज़ादी का आंदोलन चला, उस आज़ादी के आंदोलन में जो कांग्रेस के द्वारा चला और उसमें हमारे महापुरुषों को, ज्योतिराव फूले को, शाहू महाराज को, पेरियार को और बाबा साहब को शामिल होने के लिए कहा गया, मगर उन्होंने कहा कि इससे तो ब्राह्मण आज़ाद हो जाएंगे और ब्राह्मण हमारे लोगों को आज़ाद करने वाले नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 47 को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी हमारी नहीं है, ये उन लोगों की आज़ादी। इस वजह से हम लोगों को अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना जरूरी हो गया है और ये लड़ाई हम लोग कैसे कामयाबी से हासिल कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया है। अब छोटा मोटा संगठन नहीं है हमारा। अभी हमारे पास 31 राज्यों में
567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में अभी हमारा संगठन फैल गया है। इतना बड़ा विशाल संगठन हो गया है। और इसके लिए मैं जब 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा तब से ये काम कर रहा। अभी मेरी उम्र 65 साल की, अभी मेरी उम्र जो है वो 65 साल की चल रही है। और इस सभा में शायद एक ही आदमी मेरे से 2-3 साल बड़ा है, चंदे साहब ही बड़ा है, बाकी मैं ही दूसरे नंबर पर, मेरी उम्र ज़्यादा है, बाकी इतनी उम्र किसी की नहीं है। हाँ, तो लगभग 47 ईयर प्लस 18 मिलाकर 65 साल होता है। तो 47 साल से इतना लंबा समय, इतनी लंबी मेहनत करने के बाद ये इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो गया है। छोटा मोटा संगठन नहीं है। हाँ, ये इतने साल लगाकर इतना विशाल संगठन खड़ा हो गया है, देशव्यापी संगठन खड़ा हो गया है। ये अपने आप खड़ा नहीं हुआ, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी लगाई, हमने भी अपनी ज़िंदगी लगाई और इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया। क्योंकि बड़ा बदलाव संगठित शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इतना समय लगाकर विशाल संगठन खड़ा किया गया। और इस विशाल संगठन के बदौलत 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर का भारत बंद किया गया था। भारत बंद किया गया था, आप लोग भी इसमें शामिल थे। सारे देश भर में भारत बंद किया। अरे भारत बंद तो वही लोग कर सकते हैं जिसका भारत में संगठन होगा। अगर केवल नखत्राना में ही संगठन होता तो ज़्यादा से ज़्यादा नखत्राना बंद हो गया होता। भारत बंद करने के लिए तो भारत भर संगठन चाहिए, तो भारत भर संगठन निर्माण किया, इसीलिए भारत बंद किया। और 13 पॉइंट रोस्टर जो आरएसएस ने हमारे अधिकारों को, आरक्षण को ख़त्म करने के लिए बनाया था, उसको हमने 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद करवाया। और नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने मजबूर किया और संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है। अकड़ू समझते हो ना? नहीं, अकड़ने वाला है, बहुत अकड़ने वाला आदमी है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ने वाला आदमी है। मैं देहात का रहने वाला हूँ। देहात में एक कहावत है कि मरा हुआ आदमी ज़्यादा अकड़ता है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि मरा हुआ आदमी नरेंद्र मोदी ज़्यादा अकड़ता है। तो हमारे देहात में कहावत है मरा हुआ आदमी ज़्यादा अकड़ता है। तो मरने के बाद गांव वाले उठाने के पहले उसको कहते अरे थोड़ा घी लगाओ भाई, नहीं तो ऊपर उठाने के बाद ऐसा खड़ा ना हो जाए, ऐसा कहते हैं। यानी देहाती लोगों का तजुर्बा है, तो इसलिए उसको घी लगाया जाता है। पता नहीं उसको खाने के लिए घी दिया था कि नहीं दिया था, मगर मरने के बाद उसको घी जरूर लगाया जाता है। और तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जो इतना अकड़ता है उसको हमने सीधा किया और संविधान संशोधन करके 200 पॉइंट रोस्टर संसद में लागू करवाया। ये हमने भारत बंद करने की वजह से ऐसा किया। ये करने में आप लोगों के साथ सहयोग से एक कामयाबी हासिल की। इतना विशाल संगठन खड़ा होने की वजह से ऐसा किया। दूसरी बार 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत हम लोग कहते हैं ना ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है, हम लोग कहते हैं कि नहीं? तो ब्राह्मणों ने कानून बनाया संसद में। क्या कानून बनाया? तुम ही विदेशी हो। जो यहाँ के मूल निवासी है उसको ही विदेशी बनाने के लिए कानून पास किया, सीए वाला।
तो वो हमको विदेशी कैसे घोषित करना चाहता था, उसके कानून में लिखा, उन्होंने कानून में लिखा कि जाओ पता करो गांव में, पूछो ये तुम्हारा जो बेटा है उसको पूछते तुम्हारा बाप कब पैदा हुआ, बेटे को पूछता है कि तुम्हारा बाप कब पैदा हुआ, तुम्हारा दादा के हाँ, नहीं, तुम्हारा बाप कैसे पैदा हुआ। तो जो बेटा है दादी के पास जाता है, दादी तो मेरा बेटा कब पैदा हुआ, मेरा बाप कब पैदा हुआ। तो दादी कहती है कि पूर्णिमा का दिन था, रात में 2 बज रहे थे, बारिश चल रही थी, तब तेरा बाप पैदा हुआ बेटा। अच्छा, तो पोता दादी को पूछता है, दादी ये तो ठीक है, पूर्णिमा का दिन ठीक है, रात के 2 बजे ठीक है, बरसात भी ठीक है। वो कौन से साल की बरसात थी, वो कौन से साल की पूर्णिमा थी, ये तो पता नहीं बेटा, तो पूर्णिमा याद है। पुराने लोग जो पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इतना याद रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो सरकार वाले कागज में लिखते हैं कि ये पता नहीं ये कब पैदा हुआ और कहाँ पैदा हुआ, इसका मतलब ये विदेशी है। ऐसा कानून उन लोगों ने संसद में पास किया, आप लोगों को विदेशी घोषित करने के लिए कोई अधिकार नहीं। हाँ, इसके तहत अनुभव से आपको कह रहा हूं कि छोटे लेवल पर ये कानून सबसे पहले आसाम में लागू किया, तो वहां 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मतलब है उसकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं, उसका घर जब्त कर लेते हैं, वो उसका घर जब्त कर लेते हैं, उसके ढोर डंगर जब्त कर लेते हैं, उसका जो कुछ भी है सब जब्त कर लेते हैं। और डिटेंशन कैंप, इसका मतलब है कि ये जो डिटेंशन कैंप एक जेल नुमा जगह पर उसको रख देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस तरह का छोटे लेवल पर जो कानून बंद कर, छोटे लेवल पर जो कानून बनाया गया, छोटे लेवल पर कानून जो बनाया, आसाम में लागू किया, तो उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के 19,48,000 लोगों का नंबर लगाया। एक छोटा स्टेट में इतने लाख लोगों को लगाया, वो लोग परेशान हो गए। 20 लाख का है, लगभग 20 लाख, 19,48,000 लोगों को लगाया काम। तो वहां के लोगों ने बामसेफ के लोगों से संपर्क किया, कहा कि यार ये मदद करो हमारी। तो आसाम के जो बामसेफ के लोग थे, कहा कि आसाम में तो बामसेफ है, ज्यादा मजबूत नहीं है, अगर एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है, क्या कौन है, का वामन में छा, ये कहाँ मिलेगा, दिल्ली। दिल्ली तो हमने जिंदगी में नहीं देखा है, तो कैसे मुलाकात होगी। तो हमारे 2 कार्यकर्ता 5 लोगों को लेकर आए, आसाम की मुलाकात हुई। हमने पूछा कितने लोग हो, क्या ये लाखों लोग हैं, तो आप कितने इकट्ठा कर सकते हैं, कहा पूरी ताकत से इकट्ठा करेंगे। तो आसाम की राजधानी गुवाहाटी में कई हजार लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। तो हमने जो इकट्ठा हमारे लोग थे उनको सवाल पूछे 2। नंबर 1, पहला सवाल पूछा कि ये जो आंदोलन चल रहा था ये कौन सा आंदोलन था। कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन था, कि ये लोग जो है ये बांग्लादेशी है, ये भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी है, इनको यहाँ से खदेड़ने का है, ये आंदोलन वहाँ चल रहा था। तो मैंने उनको कहा कि ये आंदोलन जब चल रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। कहा हम आंदोलन में शामिल थे, कि इनको खदेड़ो, हम शामिल थे। फिर मैंने पूछा खदेड़ने की मांग मंजूर हो गई। कहा मंजूर हो गई, खदेड़ने की मांग मंजूर हो गया, मंजूर हो गई है, फिर तो आप विजयी हो गए, आपको क्या समस्या है। कहा हमारा ही नंबर लगा दिया है, हमने ही खदेड़ने का आंदोलन चलाया और नंबर हमारा ही लगा दिया, ये समस्या है। तो हमारे ही लोगों का RSS के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 3.5%।
आसाम में आधा % भी ब्राह्मण नहीं है, आपके गुजरात में 1.5% से ज़्यादा ब्राह्मण नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में 2% से ज़्यादा नहीं है, सारे देश भर में 3.5% ब्राह्मण हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये लोग जो है, ये लोग ये सारा षड्यंत्र करने के काम में लगे हुए हैं, जिनकी संख्या अल्प है, उन लोगों ने ये कानून बनाया। उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को सामने करके ये कानून बनाया, और जो आसाम में छोटे लेवल पर लागू किया गया था, उन्होंने पार्लियामेंट में कानून पास करके सारे देश भर में लागू करने का निर्णय किया। तो मुझे मालूम हो गया कि तो साला सारे देश भर में लागू हो जाएगा, और इसमें तो कल वामन मेश्राम को भी विदेशी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि अगर मेरी दादी को मैं पूछूंगा कब पैदा हुआ, कहाँ हुआ है, तो मेरी दादी तो बता नहीं पाएगी। यानी कोई बता ही नहीं पाता है तो मैं भी कहाँ से बताऊंगा, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई कागज़ और जन्म तारीख तो किसी के पास होती नहीं थी, और हमारे लोग एक गांव छोड़कर दूसरे गांव, दूसरा गांव छोड़कर तीसरे गांव, अपने रोटी रोजी के लिए घूमना पड़ता था। जहां रोटी रोजी पेट भर मिलती वहां जाते थे। हाँ? कोई बाप दादा की संपत्ति तो धरी हुई होती नहीं थी। मेहनत करो खाओ, गांव में कोई जमीन जुमला स्थायी रूप से तो होता नहीं था। तो इस वजह से ये बता पाना संभव नहीं होता कि कहाँ पैदा हुआ। तो इस वजह से ये संकट निर्माण हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 29 जनवरी 2020 को हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में भारत बंद करवाया। सारे देश भर में भारत बंद करवाया। भारत बंद करने की वजह से वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हम लोगों को वो विदेशी घोषित किया जाए, आप लोगों को तो आसानी है, नखत्रा नाम बोलेगा पाकिस्तान कितना दूर है, दूर है। नहीं पूछेगा कितना दूर है, 50-100 किलोमीटर, ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि कच्छ में तो लगा हुआ है बॉर्डर, है ना, पाकिस्तान सटा हुआ है। हाँ, तो बोले अच्छा तो तुम पाकिस्तान के लगते हो भाई, तुम तो भारत के लगते नहीं हो। और ये भी पूछा तुम्हारे रिश्तेदार है क्या, बोला रिश्तेदार है, जाते आते रहते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये बात समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब हमने भारत बंद किया तो उसमें 5 लाख मुसलमान भी आसाम में शामिल थे। तो उन्होंने सोचा तो देश भर में मुसलमान शामिल हो जाएंगे। तो उन्होंने भारत बंद में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया। तो भारत बंद पहले के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। जब ज़्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, तब से लेकर अब तक देखो 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया, तो 20, 21, 22 चल रहा है। वो कानून अभी तक लागू, पार्लियामेंट में कानून पास है और पार्लियामेंट सार्वभौम है, कोई रोक लगाने की किसी के पास ताकत नहीं है। पार्लियामेंट को रोक लगाने की किसी के पास कोई ताकत नहीं है। पार्लियामेंट के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद लिखा, पार्लियामेंट इज सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स सार्वभौम। जैसे सम्राट होता है ना, उसको पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हो, ताकत नहीं होती है, अंतिम निर्णय होता है, कोई बदलाव नहीं कर सकता। वो कानून हमारा पास किया हुआ नरेंद्र मोदी का, तो आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं, बीजेपी के लोग प्रचार करते हैं, आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर नेता है, बहुत शक्तिशाली नेता है। मगर वो जो 29 जनवरी 2020 को हमने भारत बंद किया, तब से लेकर अब तक वो कानून लागू नहीं कर पाए। तो इतने शक्तिशाली नेता के द्वारा पास किया हुआ कानून अभी तक वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। अगर नरेंद्र मोदी शक्तिशाली और ताकतवर नेता है, तो उसका पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम भी ताकतवर नेता है और थोड़ा इंच भर ज्यादा ताकत है नरेंद्र मोदी से, चाहे सरकार में नहीं हो फिर भी। तो आरएसएस के लोग इस बात से बड़े दुखी है। किस बात से दुखी है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, प्रधानमंत्री हमारा, बहुमत हमारा, 330 सांसद हमारे, कई हजार एमएलए हमारे,
17 राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे और 18 राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता हमारे, इतना सारा सब हमारा है, इतना सारा देश में सारा कब्जा हमारा है, और भारत बंद वामन मेश्राम का है। साला ये बड़ा दुखी करने वाली बात उनको लगती है, आरएसएस को बड़ा दुख कर लगता है। ये इतना सारा हमारा है तो भारत बंद वामन मेश्राम का कैसे हो रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी संगठित शक्ति हमने इस देश में निर्माण की, इसलिए वो दुखी है। आरएसएस के लोग बहुत दुखी है। तो दुखी होने के बाद उन्होंने सोचा कि वामन मेश्राम को कैसे रोका जाए, ये वामन मेश्राम को कैसे रोका जाए। तो वामन मेश्राम तो बिकाऊ माल नहीं, वामन मेश्राम जो है ये बिकाऊ माल नहीं, इसको खरीदा भी नहीं जा सकता है? तो इनके साथ में कुछ तो लोग होंगे जो बिकाऊ होंगे। वामन मेश्राम तो बिकाऊ नहीं है, मगर कुछ लोग हो सकते हैं बिकाऊ, उनको ढूंढना होगा। तो उन्होंने ढूंढा। तो आपको बुरा लगेगा, वो आदमी, एक आदमी कच्छ में मिला, एक बिकाऊ माल जो है, वो दुख के आपको बुरा लगेगा, मगर अभी कहना पड़ रहा है, सत्य को सत्य हाँ, कहना पड़ रहा है कि एक आदमी कच्छ में मिला। एक तो शुरुआत में मिला, और जो दूसरा आप कह रहे हो उसका रखा हुआ है, इसलिए वो ओरिजिनल नहीं है। जो उसका रखा हुआ आदमी होता है, हाँ, वो ओरिजिनल वो नहीं है। तो उसका रखा हुआ आदमी जो है, तो इस तरह से वहां से वो शुरू हुआ मामला तोड़फोड़ का। और इस तरह से तोड़फोड़ का मामला उन्होंने शुरू करने के लिए, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, मार्च एंड तक वेरसी भाई है, हाँ, वीएल, बस वीएल ही कहूँगा, आगे का नहीं कहूँगा। वेरसी भाई मार्च एंड तक मुझे टेलीफोन पर बात कर रहे थे कि नारायण गरवा को कच्छ की जिम्मेदारी लगाओ, कच्छ की जिम्मेदारी लगाओ, कच्छ की जिम्मेदारी लगाओ, कच्छ की जिम्मेदारी लगाओ। तो मैंने वेरसी भाई को कहा, अब भाई कैसे कहूँ, थोड़ा सा मतलब आपके गुजरात में क्या है, भाई लगाने का रिवाज है, बेन लगाने का रिवाज है, तो मुझे भी वो रिवाज का पालन करना जरूरी है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं रहा। हाँ था। तो वो मार्च एंड तक मुझे ये कह रहा था कि सारी जिम्मेदारी कच्छ की नारायण गरवा को दे दो। तो मैंने कहा नारायण गरवा का कंप्लेंट बहुत है मेरे पास में, अब की बार नारायण गरवा को कच्छ का प्रभारी मैं नहीं बना सकता, कार्यकर्ता रह सकता है, कार्यकर्ता रह सकता है, प्रभारी नहीं बना सकता, कार्यकर्ता रहने दो। अब मैं कच्छ में राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूं। मैंने उनको कहा कि अभी मैं कच्छ में राष्ट्रपति शासन लगाता हूं। कहा राष्ट्रपति शासन में क्या होगा? कहा वामन मेश्राम का राज चलेगा। अब कच्छ में वामन मेश्राम जब तक सुधार नहीं होता तब तक मैं देखूंगा, और सुधार करने के बाद फिर जो सही काम करने वाले लोग हैं उनको हैंड ओवर करके फिर जिम्मेदारी से मैं फ्री हो जाऊंगा। तो वेरसी भाई को पता चला कि अरे इससे तो वामन मेश्राम को, हम जो इधर भ्रष्टाचार कर रहे, हम जो इधर धंधा कर रहे, हम जो इधर दलाली और बड़वेगिरी कर रहे हैं, ये सारा का सारा पता चल जाएगा। डायरेक्ट वामन मेश्राम हाथ में लेके काम करेगा तो सारा सबूत जो है। तो ज़्यादा समय मुझे नहीं लगा, थोड़े ही समय में लोगों ने आकर मुझे, सबसे पहले गांधीधाम में कुछ लोगों का ग्रुप आया मेरे पास मिलने के लिए, कहने लगा कि नारायण गरवा 1 रुपए का रोजगार नहीं करता है, 60 लाख रुपए का बंगला बनाया। मैंने कहा यार मुझे तो उसने चाय पिलाने के लिए बंगले में कभी लेके ही नहीं गया, मैंने तो देखा ही नहीं। कहा इसीलिए तो आपको लेके नहीं गया कि वो बंगला जो है वो अपनी आंखों से देखे नहीं, को ना मिले।
और अगर देखा होता तो आप सवाल करते, अरे भाई तुम तो कुछ कमाई करते नहीं, इतना बड़ा बंगला कैसे बनाए? 4 व्हीलर गाड़ी नौकरी वाला मेंटेन नहीं कर सकता, 18 लाख। नौकरी वाला आदमी मेंटेन नहीं कर सकता। तू एक नए पैसे का पैसा कमाता नहीं है तो ये 4 व्हीलर गाड़ी इतना बड़ा बंगला मेंटेन कैसे करता है? तो ये सारी जानकारी जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गई। तो मार्च एंड के बाद 5 अप्रैल का दिन आया। 5 अप्रैल को वेरसी भाई बॉम्बे गए और बॉम्बे में जाकर वहाँ उन्होंने इस संगठन तोड़फोड़ करने का काम पहली मीटिंग लिया। वो भी गुप्त मीटिंग थी, वो भी गुप्त मीटिंग थी। उस गुप्त मीटिंग में हम लोगों ने 11 लोगों को भेजा था, हमें भी मालूम हो गया था। तो 11 लोगों को भेजा था कि जाओ पता करो क्या है। वो 11 लोगों ने हमें लिखित रूप से दे दिया क्या क्या हुआ वहाँ, सारा सबूत हमारे पास है, आंखों देखा हमारे पास है, सारा का सारा तो मालूम हो गया। मालूम होते ही वो उसको गुप्त ही रखना चाहते थे, मगर हमारे 11 लोगों की वजह से वो मामला खुल गया और खुलने के आधार पर हमने उनको संगठन से निकाल दिया कि ये आंदोलन को तोड़फोड़ करने के आरोप में हमने उनको एक बड़ा खिताब दे दिया, अवार्ड दे दिया, गद्दार। गद्दार क्योंकि आंदोलन तोड़फोड़ करने वाले आदमी को गद्दार कहा जाता है। तो गद्दार जो है डिक्शनरी में सबसे बड़ी गाली है, उससे बड़ी कोई गाली नहीं है। ये गद्दार जो है ये सबसे बड़ी गाली है। एक गद्दार नाम का खिताब जो है हमने दिया और फिर दूसरे जो छोट भैया कुछ लोग थे उनको भी हमने गद्दार का खिताब दिया, मगर मेन गद्दार जो है उसको बना। तो इस तरह से उनको संगठन से निकाल दिया। वो तोड़फोड़ करने का काम करने में लगे हुए हैं, मगर वो लोग सहयोग उनको नहीं कर रहे हैं। कितने सहयोग कर रहे हैं आपको बताता हूँ। 9% निकाला जाता है ना, तो 100 का आंकड़ा होता है, उसके आधार पर परसेंटेज निकलता है। तो 100 में कितने परसेंट लोग हमारे साथ हैं? 99% लोग, 99% लोग हमारे साथ हैं। फिर एक रह गया 1%, उस 1% से भी 99 हमारे पास है। उसमें भी जो 1% है उसमें भी 99% हमारे साथ। फिर एक रह गया, उसमें भी 99% हमारे साथ है। 0%। तो 99.99 इतने लोग हमारे साथ में सारे देश भर में। अभी आपके गुजरात में 7 जुलाई को, कब हो? 7 जुलाई को सुरेंद्र नगर में मैंने कार्यक्रम लगाया, समझो। तो नीचे हॉल था, पूरा भर गया, ऊपर वाला हॉल था, पूरा भर गया। फिर बाहर में पंडाल डाला, वो भी भर गया। लोगों बारिश चालू थी, फिर भी लोगों को खाने के लिए 2 बार पकाना पड़ा। तो लोगों का साथ सहयोग जो है पूरी तरह से नहीं, बल्कि ज्यादा साथ सहयोग जो है हम लोगों को लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। अभी 21 तारीख क्या है? 31। तो अभी कुछ दिन पहले शायद 28 तारीख को महाराष्ट्र का राज्य अधिवेशन था। तो बहुत बड़ा हॉल, 6.5 लाख रुपए का हॉल बुक किया, इतना बड़ा हॉल था। इसके पहले इतना बड़ा हॉल कभी बुक नहीं किया था। पूरा नीचे भर गया, ऊपर का उतना ही पूरा भर गया। हमने लिया था एक अधिवेशन हुआ 2, एक अधिवेशन लिया, 2 अधिवेशन हुआ 2, इतना बड़ा समर्थन हो गया। और 1,44,446 रुपये निधि के तौर पर लोगों ने दिया, निधि के तौर पर लोगों ने दिया। तो पहले 50 लाख रुपए से ज़्यादा लोग नहीं देते थे। तो मैंने पूछा यार ये डबल पैसा कैसे हो गया है, कैसे हो गया? कहा कि हमने जिद पकड़कर, जिद करके काम किया, जिद करके काम किया, ये दिखाने के लिए कि ये आंदोलन में कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता और कोई नुकसान करने के लायक नहीं, पैसे की भी कमी नहीं। हाँ, पैसे की भी कमी नहीं। और वहाँ पर
छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूं, उन्होंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष काले कुमार को नियुक्त किया, वो वहां गया तो जो अरविंद नाम का एक कार्यकर्ता वहां हमको छोड़ करके उनके साथ गया था, वो ट्यूशन क्लास लेता है। तो उसको पता चला कि कोई आने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया, अरविंद ने, उसने उसके अधिवेशन में 32 लोग थे, 2 आदमी हमने भेजे थे, तो उन सही लोग थे। 30 में कौन लोग थे? 30 में ट्यूशन क्लास के बच्चे थे। अच्छा, उसने कहा भाई कोई आने वाला नहीं तो क्या करे, तो बेइज्जती हो जाएगी, साले कोई भी नहीं आएगा तो उन्होंने तो ट्यूशन क्लास के बच्चों को बुलाया। फिर उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप को भी लिया। उन बच्चों ने माँ बाप को भी लाया, किसी का माँ आया तो किसी का बाप आया, तो ऐसे 30 लोग इकट्ठा हो गए। 2 तो हमारे भेजे हुए थे। तो ये उनका साथ सहयोग है लोगों का। और उसमें भी जो बुनियादी संगठन बामसेफ है, उसमें कोई आदमी साथ सहयोग देने के लिए तैयार नहीं। अभी हमने उत्तर प्रदेश में अधिवेशन लिया तो वहाँ पर उन लोगों को सरकार ने सहयोग किया, बीजेपी आरएसएस की सरकार ने सहयोग किया। हमारे अधिवेशन को सफल होने में वो जब रोक नहीं लगाए कि ये तो सफल होगा, डबल सफल होगा, तो उन्होंने पुलिस फोर्स के द्वारा हमारे अधिवेशन की परमिशन को रद्द कर दिया। तो हमने वहाँ आंदोलन शुरू कर दिया। दिन भर 4:15 बजे तक पुलिस के खिलाफ जो है आंदोलन चला। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश बंद करवा दिया। तो तीसरे दिन खबर आई कि तिवारी का ट्रांसफ़र हो गया, जिसने हमारा कैंसिल किया था ना, तो तिवारी का ट्रांसफ़र कर दिया। तो मालूम हो गया कि ये तो बड़ा मामला बनेगा। तिवारी पांडे बड़ा इश्यू न बन जाए। हाँ, वहाँ जो लोकल इंस्पेक्टर था पांडे, हाँ, उसको निकाल दिया, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से साथियों, उन लोगों ने ये देखा कि आरएसएस के लोगों ने देखा, बीजेपी के लोगों ने देखा कि ये लोग वामन मेश्राम के सामने टिक नहीं रहे, तो उन लोगों ने डाटा कलेक्ट करने के लिए 36 जगह पर आईबी के लोगों ने टेलीफोन किया हमारे लोगों को। आईबी जो है ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करता है और डेली सवेरे 9 बजे तक सरकार को रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री को कि देश का इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ तक पहुँचा है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के नियंत्रण। तो आईबी ने 36 लोगों को टेलीफोन किया बामसेफ के। तो मैंने पूछा उनको कि क्या पूछ रहे थे आईबी वाले? पूछ रहे थे कि वीर सिंह भाई को कितना सपोर्ट है आपके जिले में, कुमार काले को कितना सपोर्ट है, कितने लोग उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं? तो हमने कहा कोई भी नहीं जा रहा है। अच्छा, मतलब कोई भी नहीं जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा। तो उन्होंने इतने जगह पर जानकारी लेने के बाद पता चला कि इनको साथ सहयोग मिल नहीं रहा है। दलाल तो हमने पैदा कर दिए, बड़ुए तो हमने पैदा कर दिए, मगर उनको साथ सहयोग नहीं मिल रहा है। तो वो आईबी के लोगों ने इन लोगों को, वीरसी भाई को और कुमार काले को और कुछ लोगों को कहा कि तुम ऐसा करो, ये बामसेफ का जो बैंक में अकाउंट है ना, बामसेफ संगठन है, संगठन का पैसा है, आप लोग देते हो तो संगठन के अकाउंट में रखना पड़ता ना। वामन मेश्राम का तो कोई अकाउंट है नहीं, वो तो संगठन का अकाउंट है। तो जो संगठन का अकाउंट है, तो तुम वहां बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन करो कि अब वामन मेश्राम अध्यक्ष नहीं है, तो हम है। कहा कि हमारे साथ तो कोई लोग है नहीं, तो वो क्यों मानेगा? इन लोगों ने उनको कहा कि हमारे साथ तो लोग नहीं है, तो लोग तो वामन मेश्राम के साथ है, तो हमारी बात बैंक वाले क्यों मानेंगे? हम देखेंगे। सरकार हम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हम है। गुजरात की सरकार जो है वो बीजेपी की है, और बड़ौदा बैंक जो है वो गुजरात में है, और उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वडोदरा में बैठता है। तो 11 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारे हमारे ही लोग हैं।
नॉमिनेटेड लोग हमारे हैं, तो इसलिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको बता दिया जाएगा, वो उनको टेलीफोन से बैंक मैनेजर को बोल देंगे, तो वो आपका इन लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो दिल्ली का अकाउंट उन्होंने फ्रीज कर दिया, बॉम्बे का अकाउंट फ्रीज कर दिया, पूना का अकाउंट फ्रीज कर दिया। बात समझ रहे हो ना? हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत गंभीर बात है, सीरियस बात, बहुत सीरियस बात। गंभीर बात। ये उनके बस की बात नहीं थी, पेरसी भाई की औकात की बात नहीं है। ये सरकार के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। ब्लॉक कर दिया गया। और बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के बाद ये सबूत के साथ प्रूव हो गया कि आरएसएस भाजपा के लोगों के साथ मिलकर ये दलाल और बड़वे लोग काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो गया। तो मैंने महाराष्ट्र के अधिवेशन में आरएसएस के लोगों को चुनौती देकर कहा कि तुमने बैंक के अकाउंट को तो हमारे फ्रीज कर दिया, मगर वामन मेश्राम का सबसे बड़ा अकाउंट तो पीपल्स बैंक है, पीपल्स बैंक है, लोगों की बैंक नहीं, पीपल्स बैंक के लोगों के जेब में जो पैसा है, अगर वामन मेश्राम उनको कहे कि 10 करोड़ रुपया आंदोलन करने के लिए मुझे 1 महीने में चाहिए, तो सारे देश के लोग वामन मेश्राम को 10 करोड़ रुपया 1 महीने में दे सकते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी बैंक जो है ये पीपल्स बैंक है, इसका क्या करोगे? डायरेक्ट बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा को तो आपने फ्रीज कर दिया, मतलब पीपल्स बैंक जो है जहां से मैं ये रिसोर्सेस लेता हूं, जब मुझे आंदोलन करना है, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, लेता हूं, तो उसको क्या करोगे? तो वो हमारे आंदोलन को रोकने के लिए आप अंदाज़ा लगाओ, प्रधानमंत्री कार्यालय उसमें शामिल हो गया, प्रधानमंत्री के आदेश पर आईबी शामिल हो गया, आईबी के इशारे पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वडोदरा बैंक का, जो वडोदरा में बैठता है, उन्होंने फ्रीज करवाया है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अरे बगैर कैसे होता भाई? अगर इनकी औकात क्या है, वेसी भाई की औकात क्या है? वो जो घर लिया ना, उसके लिए भी संगठन ने उसको 50,000 की मदद दिया कि लो भाई, कि तुम समाज का काम कर रहे हो। इसके फादर ने उसको जमीन दिलवाया, ठीक है, सस्ती में दिलवाया, वो सोसाइटी का प्रमुख था। रिकॉर्ड बातें, रिकॉर्डेड बातें। तो इस तरह से ये षड्यंत्र आप लोगों के सामने मैंने इसलिए बताया, सारा का सारा सबूत आज के तारीख तक का। इसलिए मैं इधर हर तहसील में आकर हमारे भाइयों को ये कहानी, ये सत्य जो है बताने के लिए आने का निर्णय किया कि हमारे भाइयों को सतर्क करना होगा, जागृत करना होगा। मैं जिंदगी भर जागृत करने का ही काम कर रहा हूँ। कोई हमारे लोग गलत लोगों की प्रभाव में ना आए और जो आंदोलन चल रहा है उसी आंदोलन के साथ मिलकर रहे। इसके लिए मैंने सोचा मैं डायरेक्ट लोगों के पास जाऊंगा और उनको सारा तथ्य जो है लोगों को समझाऊंगा। तो आपके सामने मैंने सारा का सारा तथ्य रख दिया, सारा सत्य रख दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई तथ्य, कोई सत्य अधूरा रह गया हो और आप सवाल पूछते हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। वो कौन सा गाँव भी जिसमें हमने जहाँ वहाँ हमने मीटिंग लिया, तो हमने सवाल जवाब करवाया। सवाल जवाब करवाने के बाद हमने कहा कि देखो भाई, ये सवाल जवाब मैं चलाऊंगा, उसके बाद आखिरी सवाल मेरा होगा। ये आपका सवाल, मेरा सवाल होगा, आखिरी सवाल मेरा होगा। ये कौन सा सवाल? और किसी का कोई सवाल है भाई बाकी? पूछो। आप सारे सवालों का जवाब देकर मैं यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं गलत हूँ तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, यदि मैं सच हूं तो जवाब दे पाऊंगा। तो मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई धोखा नहीं किया। 65 साल की उम्र तक मैंने कोई कौम के साथ गद्दारी करने का
सौदेबाजी करने का कोई काम नहीं किया और कोई बता नहीं सकता कि मैंने कोई सौदेबाजी समाज के विरोध में किया। इस वजह से यह आंदोलन यहाँ तक पहुँचा। काशीराम जी ने भी बहुत आगे पहुँचाया, यह आंदोलन अभी उससे आगे पहुँचा। बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि ये आंदोलन मैंने यहाँ तक लाया, आपसे बनता है तो आगे ले जाओ, नहीं बनता है तो जहाँ तक लाया वहाँ रोक के रखो। हमने जिंदगी लगाकर 31 स्टेट, 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में फैलाया। तो अब बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा के अनुसार आंदोलन को हमने आगे बढ़ा दिया है। एक बाबा साहब आम्बेडकर का सच्चा अनुयायी होने के हैसियत से इस बात को हमने आगे बढ़ाया, तो हमें संतुष्टि है कि हमने जीवन में बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा के अनुसार कुछ काम करने का काम किया। ज़्यादा नहीं किया तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने का काम किया। अभी आने वाले समय में हम लोग जिस प्रकार का आंदोलन करने लायक हो रहे हैं, अगर राम जन्मभूमि के आंदोलन ने आरएसएस बीजेपी की सेंट्रल में सरकार बनाई, तो हम जो आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, गांधी ने आज़ादी का आंदोलन चलाया तो नेहरू प्रधानमंत्री बने, आरएसएस ने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हम लोग आज़ादी का आंदोलन चलाएंगे तो हमारा आदमी भी देश का प्रधानमंत्री होगा। आने वाले समय में 10 साल में 30 तक, इस समय भी आपको बताओ 2030 तक, अभी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि 30 तक मर जाएगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। हाँ, बुजुर्ग हो सकता है तो अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। 30 तक हम लोग जो हमारा समाज इस लायक हो जाएगा कि 2030 तक इस देश पर हमारे लोगों के मर्जी के बगैर किसी को राज नहीं करने देंगे। इस लेवल तक इस आंदोलन को बढ़ाया, इसीलिए दलाल और भड़वे पैदा करके तोड़फोड़ करने का काम किया जा रहा है। इससे आपको सतर्क रहना। धन्यवाद।